BSc Warriors. Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. और मैम आज का सेशन किस बारे में है? आज we are talking about metallurgy और आज हम उसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे. आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास कोई ओर होता है तो उस ओर के साथ आप क्या क्या प्रैक्टिसेस परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर. दैट वुड बी कि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, आप उसे ग्राइंड करेंगे, केमिकल टेस्ट्स करेंगे, XYZ आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे टू गेट द मेटल दैट यू डिजायर फ्रॉम इट. सो ये सारी चीजें जो पूरा प्रोसेस है ये आज का सेशन का टारगेट है. हम मेटल ऑक्साइड्स वाला जो पोर्शन है वो अगले पार्ट में कवर करेंगे. सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर दैट पोर्शन तो नेक्स्ट वीडियो इन द प्लेलिस्ट वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट. आज के सेशन में वील कवर अप टिल कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. सारे टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे कि किसका क्या मतलब होता है, कैसे उसका मतलब ऐसा है और कौन कौन से मल्टीपल नेम्स हम एक ही प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स. I do have a new batch coming up from the 1st of November. If that is something you are interested in and if you would like to enroll, make sure that you reach out to me at psclassesicsc@gmail.com and I would be happy to help you out. Now, without wasting any time for today, let's get started with today's session. Alright students, चलिए आज का session start करते हैं. So we are starting from 7B, that is stages involved in the extraction of metal. अब आपको अभी तक ये बात तो समझ में आई होगी कि जब हमारे पास कोई ओर प्रेजेंट होता है तो ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और लेट्स से आपके पास मिनरल्स हैं, ठीक है. सो मिनरल्स में ट्रेसेस के अमाउंट में, मतलब छोटे छोटे कम कम अमाउंट में बहुत सारे मेटल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. बट क्या उसमें से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए फीजिबल है? मतलब इज इट पॉकेट फ्रेंडली? अगर आपने पूरा प्रोसेस कर भी दिया, डू यू गेट इनफ मेटल उसमें से? हो सकता है बहुत ही कम क्वांटिटी में निकले. तो हम सभी मिनरल्स में से सभी मिनरल्स में से मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं करते. जो मान लो आपके पास एग्जांपल, मान लो 100 मिनरल्स हैं, उसमें से लेट से 10 ही ऐसी हैं जिसमें सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है. सो उन 10 मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स. तो इसी वजह से जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर, ठीक है. सो अब क्या होगा, जब आपके पास, पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, उसके बाद वील कम बैक एंड रीड फ्रॉम द बुक. अब समझिए कि आपके पास ओर्स है. ओर मतलब कि आप ऐसे एक पत्थर टाइप इमेजिन करिए कि एक पूरा पथरीला सा कुछ स्ट्रक्चर है आपके पास और मान लो 2-3 किलो का है. मैं आपको एक बहुत बड़े एग्जाम्पल को बहुत छोटे एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपकी इमेजिनेशन में वो फिट हो जाए. मान लीजिए आपको एक पत्थर पकड़ा दिया गया है और ये पत्थर बहुत ही इट्स नॉट अ स्मूथ रॉक जो आपको मिलता है पहाड़ों में, नॉट समथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी टेढ़ा मेढ़ा पथरीला सा है. उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी भी आपको दिख रही है, बहुत सारे स्टोन्स भी दिख रहे हैं, एकदम चिपका विपका बहुत सारी चीजें दिख रही हैं उसके अंदर. और मान लीजिए मेटल का आपका ओर आपको पकड़ा दिया. अब आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसमें से जो इम्प्योरिटीज है, मतलब जो आपको मिट्टी विट्टी दिख रही है, पहले उसे निकालेंगे. क्योंकि जब आपका अंदर कंपाउंड है, मेटल अकेला तो नहीं बैठा होगा, किसी के साथ कंपाउंड बना के बैठा होगा. बट कंपाउंड तक पहुंचने के लिए, मतलब कंपाउंड के ऊपर आप कोई रिएक्शन करो, उससे पहले आपको सारी धूल मिट्टी XYZ फालतू का सामान निकालना पड़ेगा. अब उस फालतू का सामान निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? अब इतना बड़ा पत्थर है, एज इट इज तो आप झाड़ फूक नहीं करोगे, उसके साथ पानी से डाल के धोगे नहीं. तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उसे क्रश करके उसकी मिट्टी बना दो, ठीक है. मिट्टी एज इन कि उसको पूरा पाउडर फॉर्म में ले आओ. पूरा मशीनरी के थ्रू उसे क्रश करो और उसको पाउडर फॉर्म में ले आओ. जैसे ही वो पाउडर फॉर्म में आया, अब इसमें से फालतू की इम्प्योरिटीज निकालना आसान है. फालतू की इम्प्योरिटीज जैसे कि क्या? जैसे कि सैंड है, सिलिका है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, एक्स्ट्रा है. मान लो आयरन फाइलिंग्स है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है. तो ये सारी चीजें आपको निकालनी है. अब आप पाउडर फॉर्म में ले आए. अब इसके ऊपर 2-3 तरीके की अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके ओर में क्या प्रेजेंट है. मान लो बहुत ज्यादा मिट्टी प्रेजेंट है, आप झाड़ के करोगे, ठीक है. मान लो उसके अंदर बहुत सारा आयरन फाइलिंग्स प्रेजेंट है, आपको चाहिए नहीं, तो आप मैग्नेटिक प्रोसेस करोगे जिसमें आप मैग्नेट तरीके से उसे निकाल दोगे. तो ऐसे ही 2-3 प्रोसेसेस है जो हम देखेंगे. मान लीजिए अब आपने इसमें से ही फालतू की इम्प्योरिटीज निकाल दी. अब आपके पास बचा है मेटल के कंपाउंड्स. मेटल किसके साथ कंबाइंड है, कंपाउंड फॉर्म्स बचे हैं.
ये जो कंपाउंड फॉर्म है, आपका टारगेट होगा कि उसको आप मेटल के ऑक्साइड फॉर्म तक पहुंचाओ। ऑक्साइड फॉर्म तक पहुंचाने के लिए आपके दो प्रोसेसेस लगते हैं, या तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। इसका मतलब भी हम समझेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि आपका टारगेट है उसको मेटल के ऑक्साइड में लाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास था ओर, उस ओर के साथ आपने करी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उसका कचूमर निकाल दिया, पाउडर फॉर्म में लिया है। उसके बाद आप करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये है कि जो वो आपका पाउडर है उसके अंदर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आलतू फालतू की चीजें निकालोगे, झाड़ोगे, धोओगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, तब जाके वो फालतू का सामान निकलेगा और मेटल का कंपाउंड बचेगा। उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जब आपने वो कर दिया, अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है उसको एक ऑक्साइड फॉर्म में लाना, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड की फॉर्म में लाना। तो उसके लिए आप करोगे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। ये बस एक ऐसा तरीका मान लो कि गर्म करके उसे जलाते हैं ताकि वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाए। जब आपने ऑक्साइड फॉर्म में लिया है, वहां पे आप करोगे रिडक्शन, मतलब इस ऑक्सीजन को भी निकाल दोगे। जब आपने इस ऑक्सीजन को निकाल दिया, तब आपके पास आता है मेटल। फिर आप उस मेटल की रिफाइनिंग करोगे और साफ सफाई करोगे, प्योरिटी चेक करोगे, उसके बाद आपके पास आता है प्योर मेटल। आई बात समझ? ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं। आज जहां तक हम कवर करेंगे, आज हम ये पहले के स्टेप्स कवर करेंगे। तो आप क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से अपने आप लिखने की कोशिश करना। आपके पास था ओर, आपने उसको ग्राइंड व्राइंड करा, आपने उसे पाउडर फॉर्म में लिया है। पाउडर फॉर्म में लाने के बाद आप करोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब आलतू फालतू का जो सामान है उसे निकालना है, उसमें से इम्प्योरिटीज है, सैंड है, सिलिका है, आलतू फालतू की नॉनसेंस नहीं चाहिए, वो निकालोगे। वो निकाल दिया, तो उसके बाद आप करोगे रिडक्शन, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, तो आप आसानी से उसको रिड्यूस कर सकते हो। आप ऑक्सीजन को निकालने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जानते हो, तो आप ऑक्सीजन को उसमें से निकाल सकते हो, पर मेटल ऑक्साइड तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। तो आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन की प्रोसेस यूज करते हो ताकि आप मेटल को ऑक्साइड की फॉर्म में ले आओ, और ऑक्साइड की फॉर्म में से फिर ऑक्सीजन निकाल दो तो मेटल आ जाएगा। जब मेटल आ गया, उसको रिफाइन विफाइन किया, थोड़ी प्रोसेसेस चेक करी, प्योरिटी चेक करी, फिर आपके पास आ जाएगा प्योर मेटल। ठीक है, पर आज का जो स्टेप्स है, आज के हम पहले 4 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम ओर्स, सेवरल फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर यूज्ड। बहुत सारे टाइप के मेथड्स हम यूज करते हैं एक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। The extraction method of a particular metal depends upon the nature of its ore and the properties of that metal. अब जितने भी आपके पास ओर्स होते हैं या जो भी टाइप के मेटल्स हैं, सब अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए जो ओवरऑल प्रोसेसिंग होती है वो अलग हो सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि ओर को पाउडर में किया, फिर ऐसे किया, फिर वैसे किया, पर उसके अंदर जो थोड़ी बहुत प्रोसेसेस हैं वो मेटल टू मेटल डिपेंड करती हैं, ओर टू ओर डिपेंड करती हैं। Therefore, not all metals can be extracted using the same method. सेम टाइप का मेथड जरूरी नहीं है कि सभी ओर्स पे काम करे। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो मैंने आपको ये स्टेप्स पॉइंटर में बताए, वही इन्होंने तरीके से लिख दिया है, तो वो देख लो। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, उसका कचूमर निकाल के पाउडर बना दिया। कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन ऑफ द ओर, ये तीनों सेम नाम है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तीनों का मतलब सेम है कि जो आलतू फालतू की इंप्योरिटीज हैं पाउडर के अंदर वो निकाल दो। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन ऑफ द ओर एक ही मतलब है। नाउ कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड। अब आपका टारगेट क्या है, जो आपने ये ओर निकाला है, मतलब जो ओर आपके पास बचा है पाउडर फॉर्म में, इसको पूरे को आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ये जो भी कंपाउंड हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, हैलाइड्स और कोई से भी हो, कुछ भी कंपाउंड में ये एग्जिस्ट करता हो, मेरा टारगेट है कि मैं इसे ऑक्साइड तक पहुंचा दूं, क्योंकि ऑक्साइड के आगे की प्रोसेस मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, आराम से हो जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो ये पाउडर है, मेरा टारगेट है कि भाई इसको मैं ऑक्साइड बनाऊं। ऑक्साइड बनाने को दो प्रोसेसेस है आपके पास, है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। सो जो थर्ड स्टेप है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। अब रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। अब जब आपके पास मेटालिक ऑक्साइड आ गया, अब जब आप इसे रिड्यूस करते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग।
स्मेल्टिंग, ठीक है। मान लो कि वो मेल्ट हो रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, स्मेल्टिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास करेंगे रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, जो लास्ट स्टेप है, ठीक है। आई बात समझ, बेसिक स्टेप्स हैं अभी तक के। अगर बेसिक स्टेप समझ में आ जाएंगे तो इंडिविजुअली एक एक चीज की डिटेल समझ में आ जाएगी और एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ मेटलर्जी की डेफिनेशन पे। मेटलर्जी का अपने आप में ये मतलब है कि आपको एक और पकड़ा दिया गया है, उसके ऊपर आप आलतू फालतू की केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करते हो और उस और में से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज रेफर्ड टू एज मेटलर्जी. Metallurgy deals with the production and purification of metals and manufacture of alloys. Alloys क्या होते हैं और उनकी डिटेल क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं, ये हमने चार्ट ऑलरेडी देख लिया है। ये पूरा चार्ट जो बाकी छोटा छोटा पार्ट है ना चार्ट का, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम और डिटेल पढ़ लेंगे, इसीलिए मैं उधर का नहीं समझा रही। आ जाइए आगे। नाउ ओर्स आर क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर। सबसे पहला स्टेप यही था ना, आपको ओर दिया, एक पत्थर दिया और बोला निकालो इसमें से मेटल, तो आप क्या करोगे, पहले उसे ग्राइंड करके उसकी चटनी बना लो, पाउडर बना लो। इन बिग जॉ क्रशर्स, बिग जॉ क्रशर्स मतलब बहुत मशीनरी लेवल पे बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं। एंड बॉल मिल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। जो आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है उस प्रोसेस को कहते हैं पल्वराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन। मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हो और जब आप ये वाला चार्ट बना रहे हो अपने रिवीजन के लिए, तो इनके जो अलग 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 नाम है ना वो वहीं पे लिख लो। जैसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप यहाँ लिख दो ड्रेसिंग, ठीक है, उसके साथ लिख दो बेनिफैक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तो आपको पता है कि पूरे ये सारे नेम्स हैं उसके, क्योंकि अदरवाइज एग्जाम में बुक के बीच बीच में से रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है एंड इट्स देयर इज अ हाई चांस कि आप ऐसे वर्ड्स भूल जाओ। तो पल्वराइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास ओर है, उसकी चटनी बना के पाउडर बनाया। कैसे बनाया, बिग जॉ क्रशर्स होते हैं या बॉल मिल्स होती हैं, वो इनकी चटनी बना देती हैं, उसे कहते हैं पल्वराइजेशन। नाउ उसके बाद आपने पाउडर बना दिया, पाउडर के बाद अब मैंने क्या कहा था कि हमें आलतू फालतू का सामान निकालना है। अब आलतू फालतू का सामान डिपेंड करता है कि ओर के अंदर प्रेजेंट है क्या। सिर्फ धूल मिट्टी है, झाड़ वाड़ के निकल जाएगी। मान लो कुछ और केमिकल कंपाउंड है तो वो भी निकालना आसान है, तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। पर पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स, गैंग मतलब क्या, फालतू फालतू सामान। द रॉकी इम्प्योरिटीज लाइक SiO2, SiO2 क्या है, सिलिका, present in an ore is called concentration of an ore or ore dressing, and the purified ore is called concentrated ore. जो ये प्रोसेस है उसको बोलेंगे concentration of an ore, और जब ये प्रोसेस आपने कर ली, जो आपके पास बचा पाउडर वो है concentrated ore। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आलतू फालतू का सामान आपने निकाल दिया है, इसके अंदर मेटल के कंपाउंड ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड है फॉर्म ओर की। आई बात समझ, दोबारा से देख लो डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स, गैंग मतलब इम्प्योरिटीज, द रॉकी इम्प्योरिटीज लाइक सिलिका, सैंड, XYZ प्रेजेंट इन एन ओर, इसको प्रोसेस को निकालने को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर ओर ड्रेसिंग, या फिर जब आपने प्यूरिफाई कर दिया, सामान निकाल दिया, जो बचा ओर आपके पास उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर। आई होप जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनके भी बेसिक्स और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है, कंसर्न है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी। अगर कुछ छोटे पोर्शंस में दिक्कत आ रही है बच्चों को तो आई विल पोस्ट अ शॉर्ट फॉर दैट पोर्शन, ताकि आपको उसमें और डिटेल मिल सके, ठीक है। सो इफ देर इज एनी स्मॉलर पार्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ शॉर्ट ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज थोड़ा टाइम दोगे तो बना तो मैं दूंगी, पर थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ऑल राइट, concentration of the crushed ore is done mainly by the following methods. अब जो आपके concentration of ore है, मतलब जो आप धूल मिट्टी निकालने वाले हो, इसके ना 3-4 मेथड्स हैं जो कि यहाँ लिखे हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब है धूल मिट्टी टाइप्स, ठीक है, जो भारी है वो नीचे गिर जाएगा, जो हेवी जो हल्का है वो ऊपर रह जाएगा, ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन, डिटेल हम करेंगे पर मैं आपको नाम बता रही हूँ। ये 4 मेथड है टोटल, ग्रेविटी सेपरेशन,
जो भारी है हल्का है उसे सेपरेट करना। दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन, मतलब आप फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, झाग। तो आप ऐसा एक पानी मतलब ऐसा एक सोल्यूशन उसमें ऐड करोगे कि जो इम्प्योरिटी है वो उसमें घुल जाएगी और वो ऊपर फ्रॉथ के ऊपर आ जाएगी, मतलब झाग में ऊपर अटक जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये स्पेशली होता है आपके आयरन के फाइलिंग्स के साथ, या फिर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल है जो फालतू में उसमें इम्प्योरिटी बना रहा है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। आप मैग्नेट से उसे अट्रैक्ट करके उसमें से निकाल देते हो। फिर लास्ट है केमिकल मेथड और लीचिंग, इसमें आप स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट टारगेट करते हो कि कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी इम्प्योरिटी है, और उस स्पेसिफिक इम्प्योरिटी को मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 4 मेथड है। अब एक एक करके इनकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले है हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन। तो इसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो हम यूज करेंगे सेपरेशन के लिए वो है डेंसिटी, कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है, बेस्ड ऑन दैट उन्हें सेपरेट करना। सो द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग इज द मेन क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब क्या है कि इस क्राइटेरिया को यूज करोगे आप इन चारों मेथड्स में, कोई तो लॉजिक होगा ना कि आप ये वाला मेथड क्यों यूज कर रहे हो। तो प्रिंसिपल में वही मेथड है, लॉजिक है। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोलिक वॉशिंग कर रहे हो या ग्रेविटी सेपरेशन कर रहे हो तो बेसिक लॉजिक ये है कि उनकी डेंसिटी में फर्क होगा, कोई भारी है कोई हल्का है, कोई पहले जमीन पे गिर जाएगा कोई बाद में जमीन पे गिरेगा। ठीक है, तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे उन्हें अलग करने का। मेथड, द ओर इज पोर्ड ओवर अ स्लोपिंग वाइब्रेटिंग कोरियोगेटेड। सो अब मैं पहले सेटअप देख लो। ये आपका सेटअप है, आपने यहाँ पे ऊपर ओर रख दिया। ठीक है, यहाँ अपना सारा ओर है, आपने यहाँ से पानी फेंकना स्टार्ट किया। तो जब आप पानी फेंकना स्टार्ट करते हो तो जो डेंसर ओर पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे इकट्ठे होते जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स है ना वो इसके पानी के साथ बहते बहते यहाँ इकट्ठे होते जाते हैं। तो ये आपकी इम्प्योरिटी आ गई। ये आपका बेसिक सेटअप है। ठीक है, और रखा उसके ऊपर पानी डालना शुरू करा, तो पानी के प्रेशर से अगर और वहां से निकल भी गया, मतलब आपका जो मेटल है वो वहां से निकल भी गया, तो वो जो छेद है बने हुए उनमें इकट्ठा होता जाएगा। वो हैवी है तो वहां रुक जाएगा। ठीक है, डेंसर है तो वहां रुक जाएगा। जो आलतू फालतू का हल्का सामान है, धूल मिट्टी XYZ, वो पानी के साथ बहते बहते नीचे आपके बड़े वाले फ्लास्क में इकट्ठी होती जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं मेथड में क्या एक्सप्लेन किया गया है, किस खूबसूरती से आप इसे लिखेंगे इस नॉलेज को। द ओर इज पोर्ड ओवर अ स्लोपिंग, ये जो स्लोप है ये वाइब्रेटिंग है। ठीक है, हल्के हल्के से हिलती रहेगी। सो corrugated table with grooves and a jet of water is allowed to flow over it. The denser ore particles settle down in the grooves. Grooves मतलब जो गड्ढे बना रखे हैं। The lighter gang particles are washed down by water. आई बात समझ? ऑक्साइड ओर्स ऑफ आयरन एंड टिन आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय दिस मेथड। आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि कौन से वाले आप ओर्स को इसमें यूज करोगे, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि अगर आप ग्रेविटेशनल सेपरेशन कर रहे हो तो कौन से ओर्स उसमें सेपरेट हो सकते हैं। या फिर सिलेक्ट द ओर गिवन बिलो विच कैन बी सेपरेटेड बाय ग्रेविटेशन मेथड। तो ऑक्साइड ओर्स किसके, आयरन के और टिन के, आप इस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हो, क्योंकि आयरन और टिन दोनों हैवी मेटल्स हैं। तो दोनों जब कंपाउंड बनाते हैं तो वो भारी कंपाउंड होता है, तो वो रुकते चले जाते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप है, आप सेकेंड जो आपका मेथड है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। आई ट्राई टू गेन अ लिटिल स्पीड यहाँ पर, क्योंकि हमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग भी कवर करना है। सो वील ट्राई टू गेन अ लिटिल स्पीड। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है ऐसे इम्प्योरिटीज जो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट होते हो, जैसे कि आयरन की, या फिर और भी कोई मेटल हो सकता है जो कि आयरन से, सॉरी, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है वो। अब मान लीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर्स। ठीक है, अब देख लेते हैं मेथड। द क्रश्ड ओर इज प्लेस्ड ओवर अ कन्वेयर बेल्ट। अब पहले सेटअप देख लो, ये आपका ओर है पूरा क्रश्ड, ये यहां से आपका जा रहा है। ठीक है, ये जो पहला व्हील है ना ये मैग्नेटिक व्हील है। अब इसमें क्या होगा, ये आपका जो ओर है, अब ओर तो भाग पर जो नॉर्मली हैवी होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो ना इस बेल्ट पे चिपका चिपका यहां तक आएगा जहां पे बेल्ट मैग्नेटिक मटेरियल से अलग हो जाती है। यहाँ पे उसका गैप वे, मतलब उसका जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। सो जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे, और जो बेसिक आपका ओर है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली बेल्ट से गिरता रहेगा।
जो अट्रैक्ट हो जाएगा वो थोड़ा सा अंदर जाके गिरेगा, जो नॉन मैग्नेटिक है वो एकदम ही गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी। और जो दूसरी बेल्ट आप यूज करोगे, दूसरा वो व्हील, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। एक बार क्विकली दोबारा देख लो कि आपके पास ओर है, और बेल्ट पूरा क्रश्ड ओर है, वो बेल्ट पे ऐसे जा रहा है। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो एकदम गिर जाएगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो बेल्ट पे चिपक चिपक के आगे जाएगा और आगे जाके गिरेगा। जहां पे मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी वो वहां जाके गिरेगा। तो इसीलिए वो सेपरेटली कलेक्ट हो जाएंगे। अब फटाफट मेथड देखते हैं। The crushed ore is placed over a conveyor belt which rotates around two metal wheels, one of which is magnetic. The magnetic particles are attracted to the magnetic wheel and fall separately apart from the non-magnetic particles. I hope that makes sense to you. This method is used to concentrate tin stone, that is SnO2. It contains magnetic oxide of iron as impurity. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखे नास, क्योंकि टिन स्टोन को आप इस मेथड से सेपरेट करते हैं, नेम द इम्प्योरिटी। तो आपको इम्प्योरिटी का नाम पता होना चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो ये आपकी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी का नाम भी पता होना चाहिए, और कौन सा और उसमें से निकाल रहे हो वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए फ्रॉथ फ्लोटेशन पे। पहले सेटअप देख लो, या पहले एक्चुअली प्रिंसिपल देख लो। फ्रॉथ फ्लोटेशन मतलब झाग बनाओगे उसमें। प्रोसेस, लॉजिक क्या है आपका? लॉजिक ये है, दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर विद ऑयल, दैट इज फाइन ऑयल, एंड द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। इसमें जो आप बेसिक लॉजिक ये लगा रहे हो कि अगर इसमें मैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करता हूँ, तो दोनों जो पार्ट चीजें हैं, एक हो गई इम्प्योरिटी, एक हो गया आपका मेटल, कौन सा किस में सॉल्युबल है उसके ऊपर बेस्ड है ये चीज। ठीक है, सॉल्युबल है या वेटेबिलिटी का मतलब है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होके उस पर स्टिक हो सकता है। अगर मान लो ऑयल है, ठीक है, बेसिक एग्जांपल लो, कोई भी रैंडम एग्जांपल। आपके पास एक जार है, इस जार के अंदर नीचे तो पानी है, ऊपर आपने एक थिक लेयर डाल दी ऑयल की। अब जो आपका ओर है, ओर के जो पार्टिकल्स हैं, आपने अंदर चम्मच डाल के घुमा दिया, तो जो आपके पार्टिकल्स ऐसे हैं जो ऑयल पे जाके चिपक सकते हैं, उसे कहेंगे वेटेबिलिटी, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी। उसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा ऑयल में, वो ऑयल पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, और एक उनमें से ऐसा होगा जो इम्प्योरिटी है या मेटल है, जो कि नहीं चिपकेगा ऑयल के ऊपर। तो ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो। दो सॉल्वेंट ऐड करो, एक वो जिसपे एक की एफिनिटी है, दूसरा दूसरे पे एफिनिटी है, तो दोनों अपने अपने सॉल्वेंट पे जाके चिपक जाएंगे। जिसे डिसॉल्व होना होगा डिसॉल्व हो जाएगा, जिसे चिपकना होगा चिपक जाएगा। आई बात समझ? मेथड। अब पहले एक बार यहाँ आ जाओ। अब जो ये आपका पूरा जो कंटेनर है बीचों बीच, इस कंटेनर में अगर आप देखो तो हाउ शुड आई एक्सप्लेन, आई एम ट्राइंग टू बिल्कुल बेसिक से समझाना चाह रही हूँ। अब अगर आप ये देखो कि कंटेनर पूरा बंद कर रखा है, इस बंद कंटेनर में यहाँ से आप कंप्रेस्ड एयर डाल दो। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो था चम्मच से घुमा दो, ठीक है, वो तो मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, एकदम सिंपल। अब पानी जब आप डालोगे तो पानी से वहां अंदर बबल्स आएंगे, तो उससे आपकी फ्रॉथ फॉर्मेशन होगी, प्लस पूरा का पूरा जो आपका ओर है वो मिक्स होता जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखो, पाउडर्ड ओर प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल, इन तीनों का मिक्सचर आप यहाँ से अंदर एंटर करा रहे हो। ठीक है, तो जो पाइन ऑयल है उसमें आपकी एक इम्प्योरिटी या और जो भी मिक्स होना होगा वो मिक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका फ्रॉथ ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप फ्रॉथ कलेक्ट कर रहे हो दूसरी तरफ, और जो नीचे है वो पानी के अंदर जो भी डिसॉल्व हुआ है वो बचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ से आप एंटर करा रहे हो पाउडर्ड और बिल्कुल पिसा हुआ और पानी और पाइन ऑयल, तीनों का मिक्सचर आपने एक तरफ से एंटर करा, दूसरी तरफ से आपने उसके अंदर हवा डालनी स्टार्ट करी। जब आप उसके अंदर एयर डालोगे तो उसके अंदर फ्रॉथ बननी स्टार्ट होगी। तो जो पाइन ऑयल की जो फ्रॉथ है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि ऑयल तो हल्का है, तो वो जो फ्रॉथ है वो ऊपर चली जाएगी। दोनों में से किसी एक चीज को फ्रॉथ ने डिसॉल्व कर लिया होगा। इस केस में आपका जो ओर है वो फ्रॉथ बन के, मतलब ऑयल के साथ चिपक के ऊपर चला जाएगा। जो भी आपके गैंग पार्टिकल्स हैं या अनडिसॉल्वेबल इंप्योरिटीज हैं वो नीचे पानी के नीचे इकट्ठी होती जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब जो फ्रॉथ है, फ्रॉथ के अंदर आपका मेटल ओर है प्रेजेंट, और उसके बाद आप उस फ्रॉथ को ऊपर से हटा लो, साइड में कलेक्ट कर लो, और उसके बाद उसके साथ जो करना है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो। अब एक बार पढ़ लेते हैं। द क्रश्ड ओर इज टेकन इन अ लार्ज टैंक कंटेनिंग पाइन ऑयल एंड वाटर। ठीक है, आपने पाइन ऑयल और वाटर और ओर का
तीनों का मिक्सचर आपने कंटेनर में ऐड किया. पोटेशियम इथाइलैक्स, I always find it difficult to pronounce it, so I'm just gonna skip it. अगर आपको pronunciation, I have a problem, I cannot pronounce it. ठीक है, अगर आपको आती है well and good, आप pronounce करिए. I can spell it very well, but it's hard. ठीक है, so ये compound जो है potassium का, आप इसको add करते हो, is added to it a current of compressed air. ठीक है, तो आप pressure के साथ air को उसके अंदर enter कराते हो, is passed in the tank. The whole mass is agitated. Agitated मतलब उसके अंदर एकदम से परेशान हो जाता है, वो सेटल्ड नहीं है सॉल्वेंट. जैसे ही आप उसके अंदर प्रेशर एयर भेजते हो तो उसके अंदर बबल्स आने लगते हैं. द ओर इज वेटेड बाय द ऑयल, जो आपका ओर है वो ऑयल के साथ चिपक जाएगा. एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द गैंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ. फ्रॉथ जो है, फ्रॉथ बन के ऑयल के साथ आपका जो ओर है वो ऊपर चला जाएगा. द इम्प्योरिटीज गेट वेटेड बाय वाटर. इम्प्योरिटीज जो है वो पानी से ज्यादा चिपकती हैं, तो वो नीचे सेटल होने लगेंगी. Since the ore is lighter, it comes on the surface with the froth and impurities are left behind. Sulfide ores like zinc blende and galena, that is PBS, आपका lead का और zinc का जो sulfide है, they are lighter than the impurities present, so they are concentrated by froth flotation. तो आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन से ores को आप इस प्रोसेस से सेपरेट आउट कर रहे हो. Now, chemical method or leaching. केमिकल मेथड और लीचिंग. द ओर इज ट्रीटेड विद अ सूटेबल रिएजेंट. अब ये वो मेथड है, अब आप केमिकल मेथड पे आ गए. अभी तक आपने देखा होगा तो आप अभी तक फिजिकल मेथड कर रहे थे, कोई केमिकल चेंज नहीं स्टैब्लिश कर रहे थे, आप फिजिकली उनको रिमूव कर रहे थे. अब केमिकल मेथड हम तब यूज करते हैं कि अगर कोई ऐसा आपकी इम्प्योरिटी है जो कि नॉर्मली सेपरेट आउट नहीं हो रही है, बट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी या फिर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टूवर्ड्स अ रिएजेंट, तो आप वो रिएजेंट उसमें ऐड करके उसको वहां से सेपरेट कर दोगे. ठीक है, तो मेजरली हम उस तरीके से सेपरेट करते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए. तो जो आपका सोल्यूशन है उसमें इम्प्योरिटी रिएजेंट के साथ मिक्स होकर प्रेसिपिटेट बना दे और आप प्रेसिपिटेट को हटा दो. आई बात समझ? द ओर इज ट्रीटेड विद अ सूटेबल रिएजेंट. रिएजेंट मतलब हो सकता है एसिड हो, बेस हो या कोई और अदर रिएजेंट हो, सच दैट द ओर इज सॉल्युबल इन इट. ओर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इम्प्योरिटीज आर नॉट. इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट कर जाएगी. The impurities are removed by filtration. ठीक है, the solution of the ore that is filtrate is treated with a suitable reagent which precipitates the ore, referred to extraction of aluminium. ठीक है, so I hope आपको ये लॉजिक समझ में आया हो. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपका ओर है और इम्प्योरिटीज है. आप एक ऐसा रिएजेंट उसमें ऐड करोगे जिस रिएजेंट के अंदर जो आपका मेटल है वो डिसॉल्व हो जाए, पर इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए. वो इम्प्योरिटी उसी में रह जाएगी और आपका जो सोल्यूशन है, घुला हुआ जो सोल्यूशन है, आपका एक रिएजेंट उसके अंदर आपका मेटल डिसॉल्व, वो जो आपका सोल्यूशन है आप उसे सेपरेट कर लो. अब इस जो सेपरेटेड सोल्यूशन है इसके अंदर आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन करते हो. आप इस तरीके से प्रेसिपिटेट रिएक्शन करोगे कि जो मेटल है उसका प्रेसिपिटेट बन जाए. ठीक है, द लीचिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. I hope this makes sense. However, the ores, even after their concentration, contain some impurities or gangue particles. To remove the gangue, certain substances called fluxes are mixed with the concentrated ore. The added flux combines with the gangue to form a fusible mass called slag. Slag is usually lighter and floats on the surface of the molten metal and hence can be removed easily. अब जो बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रह जाती हैं आफ्टर डूइंग एनी प्रोसेस दैट यू वांट. फिर भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज या गैंग पार्टिकल्स रह जाएंगे, तो उसके अंदर आप एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन सब्सटेंस होता है विच इज कॉल्ड फ्लक्सेस. आप उसके अंदर फ्लक्सेस ऐड करते हो. फ्लक्सेस उनके साथ मिक्स होके एक स्लैग बनाता है. आप ऐसे मान सकते हो, बहुत ही बेकार सा एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में, आप ऐसे मान सकते हो कि आपके पास एक मेटल है जिसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई है. अगर आप उसके अंदर मान लो कि कुछ और ऐड करो, कोई लिक्विड ऐड करो, तो जो मिट्टी है वो कीचड़ टाइप बना देगी. उसे समझो स्लैग. अब उस स्लैग को उसमें से रिमूव करना आसान है. ठीक है, तो जो कीचड़ टाइप है उसमें से जो आपका मेटल बच गया है उसे आप रिमूव कर सकते हो उसमें. तो फ्लक्स इज सर्टेन लिक्विड जो आप कीचड़ बनाने के लिए यूज कर रहे हो. बहुत बेकार एग्जाम्पल है, बट आई होप आपको याद रहे. तो आपके पास एक और है, उसके अंदर बची कुची इम्प्योरिटीज हैं, उसके अंदर आपने एक सब्सटेंस ऐड करा जिसे कहते हैं फ्लक्स. फ्लक्स ने उस इम्प्योरिटी के साथ मिलकर कीचड़ बना दी जिसे कहते हैं स्लैग.
उस स्लैग को आपने उसमें से रिमूव कर दिया, ठीक है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। बट इस केस में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो मेटल है ना, आपने उसे पिघला दिया है, मेटल मेल्टेड है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर टू इट्स ऑक्साइड। अब क्या हुआ है, आपने कॉन्सेंट्रेशन तो कर लिया, मतलब आपने सारी सफाई धुलाई कर ली उसकी। अब आपके पास जो है उसके अंदर ओर मतलब जो मेटल है वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में बचा है। जो आलतू फालतू की इम्प्योरिटी थी वो तो निकल गई, पर कंबाइंड फॉर्म में है, क्योंकि मेटल तो वो होता है, रिएक्टिव होता है, तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को, जिसमें कि आप एक मेटल को सफाई धुलाई के बाद उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, ये दो प्रोसेसेस से पॉसिबल है, या तो रोस्टिंग या तो कैल्सिनेशन। सो कॉन्सेंट्रेटेड ओर is converted into its oxide because oxides are easier to reduce into metals। जैसा मैंने आपसे कहा था, ऑक्साइड तक पहुंचना क्यों जरूरी है, ऑक्साइड तक पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना और मेटल को अटेन करना इज कंपैरेटिवली बहुत आसान। Depending upon the nature of the ore, two methods are used to convert the ore into its oxide, roasting and calcination। अब रोस्टिंग में देख लेते हैं। Roasting is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in presence of air। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें जो आपको मेटल दिया गया है बचा कुचा, उसे आप गर्म करते हो, ठीक है, उसे आप हीट करते हो। अब हीट करने में जो रोस्टिंग है उसमें आप ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, आप ओपन एयर में करते हो, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। जो कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस है आप उसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हो। आप सिमिलर प्रोसेसेस हैं पर उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो कट आउट ऑफ एयर। रोस्टिंग के प्रोसेस में आपको पानी नहीं चाहिए जरा सा भी, जैसे रोस्ट करते हैं किसी चीज को, ठीक है, जैसे मान लो कोई खाना बना रहे हो, आप उसे रोस्ट कर रहे हो, तो यू डोंट वांट मॉइस्चर इन इट, ठीक है, यू वांट कि वो रोस्ट हो, वो अपना जो भी उसका मॉइस्चर है वो भी निकाल दे, बट एक्स्ट्रा मॉइस्चर पानी वानी कुछ उसमें अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सो रोस्टिंग क्या प्रोसेस है, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर एट हाई टेम्परेचर, उसे पिघल जाए वो, ठीक है, उसमें से फिर वो ऑक्सीजन को ले ले हवा में से, उसके साथ कंबाइन कर जाए, जो कुछ करे, आप हाई टेम्परेचर तक उसे गर्म करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, पानी नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड। Third part, impurities of sulfur, phosphorus and arsenic are oxidized and removed as volatile impurities। तो जो आपकी ऐसी impurities है ना, सल्फर है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, तो ये वोलेटाइल होती है, मतलब ये impurity अगर उसमें है तो वो वेपराइज हो जाती है, आप उसे अलग से कलेक्ट कर सकते हो, पर वोलेटाइल impurity का मतलब है कि जब आप हाई टेम्परेचर उसको दोगे तो वो वेपराइज हो जाएगी। अब आपके पास क्या बचा, मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स आर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू मेटल ऑक्साइड्स। Roasting makes the ore porous and so ore gets heated uniformly। Okay, दोबारा से स्टेप्स देख लो। जब सबसे पहले आप रोस्टिंग करोगे तो प्रेजेंस ऑफ एयर होगी, आपका जो मेटल है वो पूरा पिघल जाएगा, एट हाई टेम्परेचर उसे गर्म करते रहोगे। जो मेन आपके क्या कह सकते हैं, जो आपके पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहला पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो मॉइस्चर एट ऑल। सेकेंड, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है वो ऑक्सीडाइज एंड रिमूव्ड, ऑक्सीडाइज करके उसको रिमूव कर देते हैं। तीसरा, जो आपकी उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होंगी, मान लो सल्फर, फॉस्फोरस या आर्सेनिक, वो ऑक्सीडाइज होके वो भी रिमूव कर देते हैं। कैसे, क्योंकि वो वोलेटाइल है नेचर में, तो वो वेपराइज हो जाती है। अब इनकी इक्वेशंस देख लो, अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर SO2 गैस बना लेगा, उड़ जाएगी। फिर फॉस्फोरस P4 ऑक्सीजन के साथ मिलके P4O10 बनाएगा। फिर जो आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके AS2O3 ये कंपाउंड बनाएगा, तीनों वोलेटाइल हैं, तीनों हवा में उड़ जाएंगे, तो ये इम्प्योरिटी भी रिमूव हो गई। अब क्या बचा, मेटल सल्फाइड। हमेशा याद रखना, जो सल्फाइड्स होते हैं वो रोस्टिंग की प्रोसेस से आप उन्हें कन्वर्ट करते हो ऑक्साइड में। जो कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं उसमें आप कैल्सिनेशन यूज करते हो। तो जब आप यहाँ पे अपना मेथड लिखोगे, मान लो आपने यहाँ पे लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, अपने नोट्स के लिए बता रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में अब आप ऐसे लिख सकते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, यहाँ पे आप लिखोगे सल्फाइड ओर्स,
और इसके नीचे लिखोगे आप कार्बोनेट ओर्स, और दोनों का आउटपुट क्या है, आपका मेन टारगेट ये है कि आपको ऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो अपने नोट्स में आप इस तरीके से लिख के अपने नोट्स को और डिटेल बना सकते हो। ठीक है, अब जो ये वाली इम्प्योरिटीज निकल गई हैं, अब जो मेटल का सल्फाइड है, जो आपको मेन आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZnO और SO2 सिक्रीट करता है, मतलब लिबरेट करता है। वैसे ही लेड सल्फाइड ऑक्सीजन के कंबाइन करके लेड ऑक्साइड। आपका टारगेट क्या था कि सल्फाइड से ऑक्साइड बन जाना चाहिए, सल्फाइड से ऑक्साइड बन जाना चाहिए, FeS सल्फाइड से ऑक्साइड बन जाना चाहिए, और SO2 तो निकलेगी क्योंकि सल्फर उसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, रोस्टिंग मेक्स द ओर पोरस एंड सो ओर गेट्स हीटेड यूनिफॉर्मली, क्योंकि जब आप रोस्ट करते हो तो इट गेट्स पोरस। ठीक है, तो इसीलिए जब आप उसमें हीट प्रोवाइड करते हो तो काफी यूनिफॉर्मली हीट प्रोवाइड होती है। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ठीक है तो है। आई होप दिस मेक सेंस। ये है रोस्टिंग का प्रोसेस। अभी वापस आएंगे इसमें कैल्सिनेशन के बाद। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कार्बोनेट को हीट करते हो एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, अब हम इस केस में एब्सेंस ऑफ एयर क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका जिंक कार्बोनेट है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है उसके पास, आपको ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव करना है, ऑक्सीजन तो बचा लेगा वो, इसी वजह से आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते नहीं उसको। जो सल्फाइड है उसको अगर ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, क्योंकि ZnS के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। बट अगर कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाना है, उसके पास तो ऑक्सीजन है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिब्लेट करके एक ऑक्सीजन बचा लेगा अपने पास। ठीक है, so calcination, if an ore is a carbonate or a hydrated oxide, it is heated in the absence of air to a temperature that is high but insufficient to melt the ore. अब इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि और आपका मेल्ट नहीं होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। सो कैल्सिनेशन कौन से ओर पे हो रही है, कार्बोनेट होना चाहिए या हाइड्रेटेड ऑक्साइड होना चाहिए। हाइड्रेटेड ऑक्साइड का मतलब उसमें पानी है और ऑक्सीजन है, तो आप जब उसे हीट करोगे तो पानी तो निकल जाएगा और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बच जाएगा आपके पास। तीसरी चीज, आप उसे टेम्परेचर तो हाई प्रोवाइड करोगे पर मेल्ट ना हो जाए, उससे कम रखना है टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रोसेस को कहेंगे कैल्सिनेशन। Thus, on calcination, metal carbonates and metal hydroxides get decomposed to give metal oxide. Moisture, water of hydration, and other volatile impurities present in the ore get removed. Ore becomes porous and heating of the ore is uniform. दोनों केस में सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो अपने इक्वेशन के। जिंक कार्बोनेट से आपके पास ZnO आया और CO2, फिर कैल्शियम कार्बोनेट से आया CaO एंड CO2। तो टारगेट क्या था कि ऑक्साइड आ जाने चाहिए और वो आ गए। अब एक बार ये डिफरेंस देख लेते हैं, फिर वील कम बैक एंड लुक एट रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वन मोर टाइम। सो कंपैरिजन ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का मतलब क्या था, द ओर इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर, आप हवा देते हो उसको। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका रोस्टिंग होता है ना वो सल्फाइड्स में होता है, तो उसके पास अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो ऑक्साइड क्या बनाएगा। फिर जो कैल्सिनेशन है वो आपका कार्बोनेट्स में होता है, उसके पास ऑक्सीजन है, तो आप ऑक्सीजन मत दो उसको, आप उससे बोलो कि भाई तू कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ले और एक ऑक्सीजन अपने पास बचा ले। ठीक है, अब कैल्सिनेशन, द ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर जनरली सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड। ठीक है, जनरली सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, सो SO2 इज गिवन ऑफ। कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर्स आर कैल्सिनाइड एंड CO2 और वाटर वेपर्स आर गिवन ऑफ। तो ZnCO3 को आपने हीट करा, ZnO और CO2 निकल गया। ZnS प्लस ऑक्सीजन, इसे हाई टेम्परेचर पे आप रख सकते हो, तो ZnO प्लस SO2। ठीक है, अब इस केस में वोलाटाइल इंप्योरिटी, वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज हो जाती हैं, वोलाटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड एज ऑक्साइड्स, ऑक्साइड बना बना के। SO2 हो गया, P2O5, आर्सेनिक का ऑक्साइड हो गया, एंड द ओर बिकम्स पोरस एंड मोर रिएक्टिव। Moisture and organic impurities are removed and the ore becomes porous and more reactive. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन में से, जो पूरा 7.6 है। अगर आप देखो तो सिर्फ आधे पेज की बात है, पर क्वेश्चन 100% आते हैं इनमें से। ठीक है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, रोस्टिंग की कंडीशंस भी पूछ सकते हैं, या कोई इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, या और पूछ सकते हैं कि कौन से और में आप रोस्टिंग करोगे। बट रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक बार 2 मिनट्स का क्विक रिकैप लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, तो अब अगर आप रोस्टिंग देखो, पहली बात, जो भी दोनों प्रोसेसेस हैं, मेन टारगेट ये है आपको मेटल के ऑक्साइड तक पहुंचना है।
मेटल के ऑक्साइड तक पहुंचने के लिए आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन की प्रोसेस यूज करते हो। अगर आपके पास मेटल का सल्फाइड है तो आप रोस्टिंग करोगे, अगर मेटल का कार्बोनेट है तो आप कैल्सिनेशन करोगे। जब आप रोस्टिंग करोगे तो आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हो, क्योंकि रोस्टिंग सल्फाइड ओर की है जिसमें कि ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अगर ऑक्साइड बनाना है तो उसे ऑक्सीजन दे दो, हवा में कर दो रिएक्शन। जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट के ऊपर है, उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो आप उसे बोलोगे भाई तुझे एक्स्ट्रा हवा देने की जरूरत नहीं है, वील जस्ट टेक ऑफ योर एयर। तो उससे क्या होगा कि जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा और एक ऑक्सीजन अपने पास बचा लेगा। ठीक है, जब हम रोस्टिंग करते हैं तो मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इम्प्योरिटीज जो उसके अंदर है, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं? सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये तीनों अपने ऑक्साइड बना बना के हवा में वेपराइज हो जाती है। जो मेटल का सल्फाइड है, जो आपका एक्चुअल ओर है, दैट इज जिंक का मान लो, लेड का मान लो, आयरन का मान लो, ये जो सल्फाइड्स हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो SO2 बनाएंगे और ऑक्साइड बनाएंगे उस मेटल का, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए चाहिए होगा। ठीक है, वो हमारा मेन प्रोडक्ट है कि उसने ऑक्साइड बनाया है। उसके बाद जो कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन आप करेंगे कार्बोनेट पे या हाइड्रेटेड ऑक्साइड पे। हाइड्रेटेड ऑक्साइड पे करोगे तो उसमें वाटर वेपर भी निकलेगा, पर इसमें मेन टारगेट ये है कि एब्सेंस ऑफ एयर, आप हवा नहीं दोगे इसको। जब आप इसे कैल्सिनेशन करते हो तो ZnCO3 कार्बोनेट पे होता है, तो कार्बोनेट अपना एक ऑक्सीजन अपने पास रोकता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है। ओके, आई होप आपको रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का पोर्शन समझ में आ गया हो। वी स्टिल हैव सम टाइम, तो व्हाट आई विल डू इज आई ट्राई टू फिगर अप द बेसिक्स ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स ऑफ टू मेटल्स, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, मेटल ऑक्साइड से आप मेटल तक पहुंचने की कोशिश। आफ्टर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जब आपने रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कर दिया है, द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इट विद रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, टू ऑब्टेन द क्रूड मेटल। अब आपका टारगेट क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है हमें, ठीक है, बहुत आराम से। आपके पास था ओर, आपने ओर में उसे क्रश करा, ग्राइंड किया, ठीक है, मान लो ग्राइंड किया। उसके बाद आपने क्या, कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से आलतू फालतू चीजें हटाई, और इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने 4 मेथड्स देखे थे। जब आपने कॉन्सेंट्रेशन कर दिया उसके बाद आपका टारगेट है ऑक्साइड तक पहुंचना। ऑक्साइड तक पहुंचने के लिए आप 2 मेथड यूज कर सकते हो। अगर सल्फाइड का ओर है तो आप करोगे रोस्टिंग, अगर कार्बोनेट का ओर है तो आप करोगे कैल्सिनेशन। दोनों का टारगेट ये है कि ऑक्साइड तक पहुंच जाओ। जब आप ऑक्साइड के पास पहुंच गए हो, ऑक्साइड के आगे की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है मेटल की रिएक्टिविटी पे। मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। सो ऑक्साइड में से आपका टारगेट है मेटल तक पहुंचना। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपने कर लिया, आफ्टर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। अब हम उसे रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के लिए किस टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि जो हाई रिएक्टिविटी होगी उसके लिए पहली बात तो रिड्यूसिंग एजेंट काम ही नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपको अलग प्रोसेस देखनी पड़ेगी। मीडियम रिएक्टिविटी के लिए आपका एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है, और लो रिएक्टिविटी के लिए भी, ठीक है। सो 3 पार्ट में हम इस पार्ट को डिवाइड करने वाले हैं कि आपके पास ऑक्साइड आया, डिपेंडिंग ऑन कौन से मेटल का ऑक्साइड है वहां से आगे की प्रोसेस क्या रहेगी उसको देखना है। The selection of reducing agent depends upon the position of the metal in the reactivity series. The activity series of metals. The arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity is called the activity or reactivity series of the metal. ये जो पूरी सीरीज है, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। The metal potassium is kept at the top of the series, ठीक है। टॉप ऑफ द सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। Because it is most reactive, also it is most electropositive as it easily oxidizes. Oxidize तो जल्दी हो जाता है, पर ऑक्सीडाइज से वापस आने में दिक्कत करता है। ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्शन कर लेगा, पर वहां से उसे वापस निकालना एक टास्क है।
So that is gives up valence electrons. The least active metal is gold, which is placed at the bottom of the list. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, कॉपर, ये आपके लो रिएक्टिविटी में आ जाएंगे. हाइड्रोजन, दो नॉन मेटल, हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस सीरीज. अब हाइड्रोजन को हमने क्यों इंक्लूड करा है, ये वाला पार्ट हमने काफी बार पढ़ा है, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में. हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाता है, और जो भी मेटल है, मान लो सोडियम है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाएगा, सोडियम का आयन पॉजिटिव बनेगा. मेटल्स हमेशा जनरली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, तो इसीलिए उसे भी यहाँ चिपका दिया है. Hydrogen occupies a position between lead and copper based on its reactivity as compared to other metals in the series. Main points of the activity series. Any metal higher up in the series displaces any metal below from the salt solution of the latter. मान लो कि आपके पास पोटेशियम है और वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर के सॉल्ट से, मान लो CuSO4. तो जो पोटेशियम है वो इसको डिस्प्लेस करके आराम से यहाँ सॉल्ट बना लेगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर सकता है. जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है वो कम वालों को डिस्प्लेस कर सकता है. बट अगर यही चीज उल्टी हो गई कि कॉपर रिएक्ट कर रहा है के, मान लो के का कोई सॉल्ट है, ठीक है, K2SO4, ठीक है, मान लो K2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो उस केस में कॉपर रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सॉल्ट को, ठीक है, क्योंकि वो उसके रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है. आई होप दिस मेक सेंस. नाउ द लार्जर द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द मेटल इन अ सीरीज, मोर रैपिडली डज द डिस्प्लेसमेंट अकर. जितना नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में उतना फटाफट रिएक्शन डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि पोटेशियम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितना नीचे आते जाएंगे उतने कमजोर मेटल होते जाएंगे. तो भाई पोटेशियम, सोडियम, ये सब तो बहुत तेज मेटल है, ये तो कहेंगे फटाफट हटो यहाँ से, बहुत जल्दी करेंगे. Metals above hydrogen may displace hydrogen from water and from dilute acid, but the metals below hydrogen cannot. अब मान लीजिए HCl है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसके साथ आप कॉपर को रिएक्ट कराओ. अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है. कॉपर की जगह आप और थोड़ा नीचे वाला एलिमेंट ले लो, मान लो आप सिल्वर ले लो, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, उसके साथ कंबाइन कर ही नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. जो हमारे ये बेसिक हमने रिड्यूसिंग एजेंट देखे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो जो टॉप वाले हैं ना, स्ट्रॉन्ग वाले, ये 4-5, ये लोग तो ऑक्साइड, अपने ऑक्सीजन से छुटकारा ही पाना मुश्किल कर देते हैं, तो ये हमारे बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट से काम ही नहीं आएगा. तो इसको कैसे करते हैं ये हम बाद में देखेंगे, प्रॉपर प्रोसेस है कि किस तरीके से किया जाता है, और ये प्रोसेस हमने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में भी पढ़ी है, बिल्कुल एंड में जो हमारे यूजेस हैं वहां पे, तो इसीलिए ये हम विल कम बैक टू इट. Oxides and nitrates of mercury, silver, gold decompose to give the metals on being strongly heated. जो हमारे लो लाइंग मेटल्स हैं, अगर इन्हें थोड़ी सी हीट भी दे दो ना तो अपना ऑक्साइड छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत कमजोर है भाई, ठीक है, बहुत कमजोर है. अपने ऑक्साइड या नाइट्रेट को अगर बॉन्ड बना के भी बैठे हैं, थोड़ी सी हीट दोगे ना वहीं से भागते दिखते हैं, ठीक है, वो इतनी जल्दी वापस नहीं लौटेंगे. मेटल्स बिलो कॉपर डू नॉट रस्ट इजीली. जो कॉपर के नीचे के मेटल्स हैं वो इजीली रस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन से ज्यादा मतलब ही नहीं है, वो क्यों उन्हें वो चैन से पड़े रहेंगे. रस्ट या कोरोजन तभी होता है अगर एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मेटल कंबाइन कर जाता है. इन लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है भाई, कमजोर दिल के लोग हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता भाई आसपास क्या चल रहा है, ठीक है. तो एक्टिविटी सीरीज इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स एसिड, एयर और वाटर. ये बेसिक रिएक्टिविटी है कि जो आपके मेटल्स हैं वो एसिड के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, या पानी के साथ. Position of some elements may be different than electrochemical series, which is based on the tendency to lose valence electrons या electromotive force. ये बहुत ही बेसिक सी चीज है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये भी बताता है कि कौन कितना जल्दी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकता है. ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अब मैं आपको पूरा एक बार बुक का पार्ट समझा दूं कि बुक में कहना क्या चाहते हैं आपसे. ज्यादा जूम आउट हो गया तो अपनी बुक खोल लो भाई, आसान रहेगा. अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी.
रिएक्टिविटी सीरीज, अब आपके पास आ गया ऑक्साइड मेटल का। रिएक्टिविटी सीरीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ज्यादा रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव। इन तीनों के ऑक्साइड के साथ जो चिपकने की टेंडेंसी है वो अलग अलग है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने ऑक्सीजन को छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो आपका जो पहला, तो इसीलिए हमने जो पूरा पोर्शन है ना ऑक्साइड का, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पॉइंट ये रहा, ये उनके ऊपर है जो बहुत तेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा चिपक के रहते हैं, अपने ऑक्साइड के साथ जाने नहीं देते। फिर आगे आपका दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें आपके और भी प्रोसेसेस हैं कि आप कैसे अपने रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर सकते हो और क्या मेथड यूज कर सकते हो, ये है मीडियम वाले। फिर आ जाएंगे आपके थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये रहा, कहाँ गया, ये रहा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ आ गए आपके लो रिएक्टिविटी वाले। लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं, जब ऑक्सीजन के साथ चिपकते हैं, थोड़ा बहुत हप भी कर दोगे ना तो अपना ऑक्सीजन छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसीलिए फिर हम इनकी बात करेंगे कि इनके साथ क्या प्रोसेस है ऑक्सीजन को उसमें से हटाने की। अब आप देखो कितनी फनी चीज है, अभी तक अब इसमें ऑक्सीजन घुसाना कैसे है उसकी बात कर रहे थे, और अब ऑक्सीजन निकालना कैसे है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है मेटल को उसमें से एक्सट्रैक्ट करने का। अगर आप किसी भी और मेथड की तरफ जाओगे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इन दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस कवर करे जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्हीं पोर्शन में दिक्कत आती है। अगर समझ पूरे सेशन के बाद भी आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गई है, एज आई मेंशन्ड इन द सेशन ऑल्सो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, ईदर ईमेल मी एट psclassesicsc@gmail.com, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर कुछ छोटा छोटा पोर्शन है तो उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना के आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल, तो होपफुली उससे आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। उससे नहीं होगा तो आई कैन chat with you and see कि आपको exactly doubt आ कहाँ रहा है, so then we can figure out the problem in that way. Make sure that you subscribe to the channel and share the channel with your friends and help us move forward. Thank you so much for all the amazing love and support you have shown me so far, and hopefully we continue doing so. So thank you so much, and we'll catch up in the next session.